गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, जैसा कि हमने कहा था कि यूजीसी नेट जून 2024 के हम बैचेस शुरू कर रहे हैं, साथ ही साथ एसटीईटी बिहार एसटीईटी का जिसका एग्ज़ाम मार्च में है, आपका मार्च 2024 में, तो उसके भी क्लासेस हम कंपाइल करके शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जानेंगे सिलेबस के बारे में कि यूजीसी नेट के सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है और बिहार एसटीईटी में क्या पढ़ना है। ठीक है, आप लोग देखिएगा कि आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितना है उसमें, है ना। और जब पढ़ाते रहूँगा तो आपसे प्रश्न भी पूछता रहूँगा, तो मैं देखूँ ना कि यहाँ कितना पढ़े हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना उस टाइम जब आए थे तो कि मुझे प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ क्या चाहिए, थ्योरी बेस पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी रिवीजन हो जाएंगी जितनी आपकी पार्ट है इसके अंदर। तो भाई यूजीसी नेट की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर कितने हैं आपके 10 यूनिट्स हैं कम से कम। पहला कितने हैं, पहला है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस है। सेकेंड नंबर जो है आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पार्ट है। तीसरा में बिजनेस इकोनॉमिक्स है, जो कि आपके यहाँ पर 11th में पढ़ते हैं ना। हाँ, इसके बाद बिजनेस फाइनेंस है। तीसरा स्टैटिस्टिक्स है एंड रिसर्च मेथड्स है। ठीक है, उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 7 में क्या है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें आप बैंक्स क्या होता है ना, शेयर बाज़ार क्या है, सिडबी क्या होती है, ये सारे चीज़ें यहाँ पर आपको क्या किए जाएंगे, बताए जाएंगे। ओपीईसी क्या है। इसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट कि हाउ टू मार्केटेड गुड्स को मार्केटेड कैसे करने चाहिए। इसके बाद लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस से संबंधित कौन कौन से लॉज हैं हमारे। ठीक, एंड 10वीं चीज़ इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। और अगर इतने सिलेबस को आप कवर करें ना तो क्या हो जाएगा, आपकी जो फाउंडेशन वाली है अगर किसी को देनी हो तो सीधा सीधा क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे कंसेप्ट वहाँ से क्लियर आउट हो जाएंगे। क्योंकि पूछेगा तो इससे कम ही पूछेगा, इससे ज़्यादा वो कभी पूछ नहीं सकता है ना, क्योंकि उसके पूछने के तरीके अलग अलग होंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव भी रहता है उसमें, है ना। उसके बाद सब्जेक्टिव भी होती है, केस स्टडी भी होती है। यूजीसी नेट में क्या है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बेस है, सिर्फ कहने को वो सब्जेक्टिव से भी ज़्यादा भारी होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर एक क्वेश्चन के 5 से 6 से 7 पॉइंट्स दिए रहते हैं वहाँ पर, और 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं, और उसमें से क्या करना है, सही पॉइंट्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जो गलत पॉइंट हैं उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, है ना। क्योंकि मैंने सुना है कि भाई आप लोग ख़त्म करते हुए क्या कर रहे हैं, शायद 1 महीना की कंप्लीट छुट्टी ले रहे हैं हम सुने। हाँ, कि भाई जनवरी में ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम फरवरी से शुरू करेंगे, 1 महीना कंप्लीट छुट्टी है। तुम चलिए छुट्टी में कुछ तो पढ़ लीजिए आराम से बैठ करके। और हम भी तो जान लें ना कि अकाउंटिंग आपने शुरू की बुक कीपिंग से, फिर अकाउंटिंग पढ़ी, फिर आपने क्या पढ़ा, थ्योरी बेस पर अकाउंटिंग पढ़ा, इक्वेशंस पढ़ा, तो आपने कितना जाना। ठीक है, और इस 1 महीने में जब ख़त्म हो जाएगा तो अपने एप्लीकेशन पे क्या है, कोर्स बनाए हैं मैंने 11th का स्पेशल कोर्सेज है। वहाँ पर जितने भी उसके PDF हैं सब इंग्लिश में हैं, और उसको ज़रूर पढ़िएगा। उसमें सारा का सारा PDF जो है उसको फ्री है पूरा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से प्रिंट निकाल सकते हैं, जैसा भी करना है जरूर कर सकते हैं। PDF फॉर्मेट में रखना है तो आराम से उसको PDF फॉर्मेट में रख कर क्या कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। उसमें BST भी डाला गया है, बिजनेस इकोनॉमिक्स भी डाला गया है, और अकाउंटेंसी तो डाला ही गया है। और ये लगभग हमने अक्टूबर के बेस में कर दी जब दुर्गा पूजा चल रहा था, इसके लिए कि ताकि जब आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए तो कम से कम 1 महीना बैठ करके, 2 महीना, तब तक हिंदी तो आपने पढ़ी ना कम से कम, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश को भी साथ साथ क्या करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, है ना। क्योंकि ये 2 साल की जो जर्नी है ना आईकॉम की, तो छुट्टी नहीं होता है कि हाँ अब चलो 1 महीना की कंप्लीट रेस्ट ले लेते हैं फिर करेंगे शुरू, नहीं। पता चला कंप्लीट रेस्ट लिए और सब भूल भाल के आ गए पहले से ही, फिर आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं वहाँ से, तो ये चीज़ें कभी नहीं करनी है। ठीक है, चलिए नेट के सिलेबस को देखिए, वहाँ से बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगे। आपने कहा ना कि कंप्लीट कॉमर्स पढ़ रहा हूँ, तो कंप्लीट कॉमर्स ही पढ़ा देगा आपको। इतने यूनिट्स हैं और इतने इसके टर्म्स हैं, जिसको आप पढ़ लिए तो क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी कंप्लीट कॉमर्स की प्रिपरेशंस। ठीक है, चलिए इसमें जैसा कि हम शुरू करने वाले हैं, जो सबसे शुरू आपके इंटरनेशनल जो 10 यूनिट्स हैं, तो शुरू जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं ये वाला पार्ट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है, इस पार्ट की खास बात क्या है, इस पार्ट की खास बात ये बताता हूँ कि इसमें सिर्फ लिखा हो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, और इस यूनिट नंबर 2 में अकाउंटिंग के जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर लें, कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर लें, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात कर लें, टैक्स अकाउंटिंग की बात कर लें,
और 2-3 अकाउंटिंग एक्स्ट्रा भी होता है, जब आप सीए करने जाते हैं तब पढ़ाया जाता है। एक ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, एचआर अकाउंटिंग, उसके बाद इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, ठीक है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं तो उसका क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट पर प्रभाव पड़ रहा है, तो कितना आप इन्वायरमेंट से ले रहे हैं और कितना उसको आउटपुट में दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करती है, इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी वहन करती है। जैसे आप मतलब पॉल्यूशन फैला रहे हैं तो क्या करता है आप सरकार, इन्वायरमेंट से लाइसेंस लेनी पड़ती है ना, इन्वायरमेंट जो हमारे मिनिस्ट्री है वहाँ से क्या लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो इतना धुआं छोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपसे लाइसेंस के रूप में जो फीस ली है उस फीस को खर्च किया जाएगा किस पर, इन्वायरमेंट को ठीक करने पर। क्योंकि इंडस्ट्री नहीं ना बंद कर सकते हैं, उसका ऑल्टरनेट ढूंढना होगा। नहीं, जैसे अब गाड़ियाँ पेट्रोल पे चलती थी तो क्या हो जाता, कार्बन उत्सर्जित हो जाता। नहीं, नई गाड़ियाँ आ रही हैं जो कि पूरी इथेनॉल पर चलेंगी, कंप्लीट इथेनॉल। वैसे मिलाना शुरू हो गया था 2020 में, हम क्या किए थे, इथेनॉल लॉन्च किए थे। नहीं, अब इथेनॉल क्या है, तो एक प्रकार का फ्यूल है, फ्यूल सिस्टम। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जब मैंने उसकी केस स्टडी पढ़ी कि आज जो फ्यूल हम सोच रहे हैं इथेनॉल, ब्राज़ील 1973 में ही उसको अचीव कर लिया था। 1973 से ब्राज़ील 1980 आते 1980 के दशक तक, 1980 आते आते ब्राज़ील कंप्लीट फ्यूल पर खुद इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। मतलब इतनी फ्यूल उसके पास है इथेनॉल। मतलब जो चीज़ हम 2023 में सोच रहे हैं वो 1973 में कर चुका है। नहीं, मतलब इतने उसके हाइपर चीज़ें पहले से एक्टिव हैं। क्योंकि इथेनॉल क्या है, एक सस्ता भी फ्यूल है, हमको क्या बनाएगा, आत्मनिर्भर बनाएगा। तो ये जो एक इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ते हैं ना कभी कभी कि भाई इंटरनेशनल बिजनेस में कितना हमारा, ये बीओपी टर्म पढ़ेंगे आप जब आगे चलिएगा अगर, है ना, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि भाई एक देश के साथ दूसरे देश के साथ हमारा ट्रांजैक्शंस क्या हुआ। तो सबसे ज़्यादा हम खर्च किस पे करते हैं पता है, तेल पर, 42 लाख करोड़ रुपया। 42 लाख करोड़ रुपया सिर्फ हम तेल मंगवा कर खर्च कर देते हैं। मतलब उतना तो कच्चा तेल खरीदते हैं पहले, पक्का तेल नहीं, कच्चा तेल खरीदते हैं, फिर प्रोसेसिंग में खर्च होती है अलग से, उसके बाद कहीं ना कहीं जनता को मिलता है ना। फिर उस पर टैक्स भी है बहुत सारे अलग अलग तरह के। तो हम इथेनॉल पर आ रहे हैं, धीरे धीरे किस पर शिफ्ट हो रहे हैं, इथेनॉल पर, ताकि कार्बन क्या होगा, उत्सर्जित कम होगा। और कार्बन उत्सर्जित कम होगा तो क्या होगी, इन्वायरमेंट बचेंगी। क्योंकि जब आगे और चलेंगे पढ़ेंगे तो भाई जितने भी देश है ना, सबका एक संघ है जिसको क्या कहते हैं, यूएन। अब सुनेंगे कि यूएन के बैठक में शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री। क्यों शामिल हुए पता है, क्योंकि वो एक देश का संघ है और वहाँ पर क्या करते हैं, लोग डिसाइड करते हैं कि आने वाले वर्ल्ड का हमारा आर्थिक मैप क्या होगा, कैसा सीन होने वाला है, या इन्वायरमेंट से रिलेटेड हम क्या काम करने वाले, क्या चीज़ें करेंगे। इन सब चीज़ों पर वो क्या करते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं बैठ करके, और उसके लिए प्लानिंग करते हैं। जैसे 2050 तक कहा है कि कार्बन उत्सर्जन को क्या करना है, जीरो करना है 2050 तक। क्योंकि इतने पहले हम फैला चुके हैं कि इसी को समेटने में पर्यावरण को कितना साल लग जाएगा, बहुत सारे साल लग जाएगा। तो 2050 तक हमारा टारगेट है कि कार्बन उत्सर्जन को क्या करें, बिल्कुल जीरो पर करें। ठीक है, ये भी नेट का सिलेबस है, पीपल इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं पूरा। ठीक है, जब ग्रेजुएशन में जाएंगे तो वहाँ पर पढ़ना है पीपल इन्वायरमेंट में। ठीक, तो सबसे पहले शुरू कहाँ से कर रहे हैं, अकाउंटिंग ऑडिटिंग से। और इसको अगर करते हैं तो क्या होता है, यूजीसी नेट का एक यूनिट कवर होता है, और बिहार स्टेट के जो कि इसका छोटा भाई है उसके 5 यूनिट कवर हो जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो यूनिट नंबर 1 में स्टेट में दिया हुआ क्या, एसटीईटी में फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिया हुआ है, ऑडिटिंग दिया हुआ है, उसके बाद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग दिया हुआ है, कॉस्ट अकाउंटिंग दिया हुआ है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग दिया हुआ है, इनकम टैक्स मतलब टैक्स अकाउंटिंग दिया हुआ है। मतलब अगर इस एक यूनिट को पढ़ेंगे तो कम से कम हमारा 4 ये हो, तो पहले फाइनेंशियल, कॉर्पोरेट, उसके बाद कॉर्पोरेट, हाँ, कॉस्ट और मैनेजमेंट, कितनी हो गई आपकी, 4 तो ये हो गई, और ऑडिटिंग लगा करके 5। मतलब अगर एक यूनिट हम पढ़ लें अच्छे से, किसका, यूजीसी नेट का, तो पूरे के पूरे स्टेट के कितने यूनिट हो जाएंगे, 5 यूनिट हो जाएंगे। नहीं, तभी स्टूडेंट्स हमको कमेंट में क्या कहते होते कि भारी लगता है कॉमर्स का टाइप। भारी नहीं लगता है, क्योंकि आप उसको बहुत कम में आंकना चाहते हैं। भाई उतना कम में आंक ही नहीं सकते ना कभी। चलिए देखेंगे क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं। जब हम बात करेंगे किसकी, आपकी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की, कितने पार्ट में बांटा गया है उसको, और अकाउंटिंग को, ऑडिटिंग नहीं। ये इसमें दो चीज़ अलग अलग टर्म्स हैं, एक है अकाउंटिंग का और एक है आपका पूरा ऑडिटिंग का।
या फिर ग्रेजुएशन में दिया हुआ है? पहले आपका फर्स्ट पार्ट में ही हो जाता था जब हम कर रहे थे, तो अब बीच में थर्ड पार्ट में गया है। अब जो नए कोर्स आए हैं उसमें किस में गया है अभी तक उसकी नहीं दिखी हमने, क्योंकि 2 सेमेस्टर के सिलेबस दिए गए ना। एक सेमेस्टर का दिया गया था जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग था पूरा, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब पता है क्या? कंप्लीट फाइनेंशियल। कंप्लीट फाइनेंशियल का मतलब आपके जितने भी 11th के टर्म्स हैं सब के सब एक साथ, उसमें कुछ भी नहीं छूटेगा, एक भी चीज़ नहीं। जानी गए ना कहाँ से? मतलब बचपन से उसका जहाँ तक है, आप जहाँ के एडजस्टमेंट बना रहे हैं ना शायद, वहाँ तक, ठीक है। उसके बाद उसकी 12th में 2 पार्ट में आपकी बढ़ती हैं। 12th में जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर 2-3 पार्ट में, जो अकाउंटेंसी में 2-3 पार्ट निकल के आएंगे। पहला पार्ट आएगा आपको NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी तो आप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं ना, वहाँ पर आएगा पूरा NPO। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पूरा NPO आ जाता है, पूरा कंप्लीट, कुछ भी नहीं छूटेगा। इसके बाद आपकी पूरी की पूरी पार्टनरशिप, पूरी की पूरी कौन सी पार्टनरशिप, ये भी आ जाती है किसमें? आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ठीक है। हाँ, इसके अंदर जो 12th में क्या होता है कि ये दिया हुआ है, कंपनी अकाउंट दिया हुआ है, वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पार्ट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 11th NPO पार्टनरशिप, उसके बाद इन्वेंट्री का आपने अभी क्या पढ़ा है? सिर्फ डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का ना। इन्वेंट्री के कैलकुलेशन मेथड है जिसको इन्वेंट्री एनालिसिस कहा जाता है। दैट्स कॉल्ड इन्वेंट्री एनालिसिस। वो इन्वेंट्री एनालिसिस है, ठीक है। क्या है? इन्वेंट्री एनालिसिस है, जिसमें आप लीफो, ईफो, फीफो, सुने इसका नाम? कौन सा? लीफो, क्या सुने हैं? लीफो, फीफो, ईफो भी है क्या शायद? ईफो, अलग अलग क्या है इसके मेथड्स हैं, ठीक है। इन्वेंट्री एनालिसिस। इस बार वो भी नहीं, इस बार और भी टफ है। उसमें क्या पूछा पता है यूजीसी नेट ने? एसेट्स के कितने कैटेगराइजेशन होते हैं? हमने केवल आपने 2 कैटेगरी पढ़ी है ना, लेकिन उसको क्लास में बांटा गया है। अब सीए के सिलेबस देखेंगे तो उसमें एसेट्स को क्लास में बांटा गया, क्लास 1, क्लास 2। अब क्लास 1 में कौन इंक्लूड होते हैं, क्लास 2 में कौन सा इंक्लूड होते हैं, ये सारी चीज़ें। बोर्ड हो रहा है क्या? हाँ, बोर्ड होगा ही, हम जानते हैं, इतना हम जानते हैं भाई। अगर हम 11th के बच्चों को हम बता रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स, तो उसके लिए बोर्ड होगा ही। लेकिन ये कहीं ना कहीं आप बहुत लकी हैं इंसान यार, सो लकी कि आप कैसे जगह पढ़ रहे हैं कम से कम 11th, जहाँ मैं बड़े बड़े लेवल को पढ़ा रहा हूँ टाइम पे। तो जो चीज़ें उसको 6 साल बाद जानकारी होगी, आपको आज ही जानकारी है ना। तो थोड़ा सा अगर समय देंगे तो क्या हो जाएगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो बीकॉम में मज़ा मारोगे भाई। अब ये मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ना नहीं है, मतलब मज़ा मारने का मतलब कि अगर ग्रेजुएशन किए तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर पूरी की पूरी चीज़ें कंप्लीट है। फाउंडेशन करने गए तो क्या है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कंप्लीट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंप्लीट है अपनी, क्योंकि पूरी अकाउंटिंग पूछती है तो पूरी अकाउंटिंग पूछेगी वो। ऑडिटिंग पार्ट पूछता है तो पूरा ऑडिटिंग पूछेगा, एक भी चीज़ नहीं छोड़ेगा। क्योंकि वहाँ कोई बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, सीबीएसई के एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम की कुछ छोड़ करके पूछ लिया जाए, वहाँ वो कंप्लीट पूछेगा। जैसे यूजीसी के एग्ज़ाम देने जाते तो कंप्लीट पूछता है, ठीक है, ओवरऑल नहीं। तो ये सारे आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि इसमें जो दिया हुआ है सिलेबस में उसमें कौन कौन सा है। ये सारी चीज़ आप पढ़े हुए हैं। सबसे पहला तो पूरा पढ़े हुआ है ना, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट एंड पोस्टुलेट्स। जब पुराने आप क्या करेंगे, अकाउंटिंग को देखेंगे ना, तो उसमें क्या किया, प्रिंसिपल्स को अलग दिया गया है, कंसेप्ट्स अलग हैं एंड पोस्टुलेट्स अलग हैं। याद होगा जब आप आए होंगे तो जब मैंने लिखा हुआ कोई दिए थे रिटर्न वाला, उसमें अलग अलग है। ये कॉन्सेप्ट्स को मैंने अलग लिखा है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, पोस्टुलेट्स को अलग लिखा है, और इसको प्रिंसिपल्स को अलग लिखा है। लेकिन जब नई अकाउंटिंग की किताब हम देखते हैं अकाउंटेंसी की 11th में, तो सारी चीज़ों को कंपाइल करके क्या बना दिया गया है, प्रिंसिपल कह दिया गया है नाम, या कंसेप्ट कह दिया गया है, प्रिंसिपल नाम दे दिया गया। क्या कर दिया गया है डायरेक्ट सबको, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। 13 हैं, कितने हैं, 12-13 के लमसम है ना, 13th है।
और वो 13 क्यों क्या करता है डिफाइन, 13 का क्या है, अपना अपना एक मीनिंग है। कोई कहता है ना आपको कि भाई तू कथी पढ़वी, थोड़ा में रूल तूल छोड़, थोड़े छोटा करके, है ना, उसके अपने भी रूल्स हैं। ये प्रिंसिपल्स का मतलब क्या, एक सिद्धांत। हमेशा हर व्यक्ति की एक सिद्धांत होती है ना कि भाई हम क्या करेंगे, ये चीज़ें करेंगे और ये चीज़ें नहीं करेंगे। जैसे मेरा सिद्धांत था कि मैं जब भी उतरूँगा बोर्ड पे पढ़ाने के लिए तो कॉमर्स को इंग्लिश में ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, मेरा अपना प्रिंसिपल्स डेवलप्ड होता है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स को क्या करनी है, हाँ हिंदी में समझा दूंगा, बता दूंगा, उनको जितनी चीज़ें चाहिए मैं कर दूंगा। ठीक है, और वो कहे कि हिंदी में आप लिखना शुरू कर दीजिए, हिंदी में आपको लिखी हुई PDF मिल जाएंगे, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, आप उसको समझ लीजिए। हाँ, लेकिन आप कहिएगा कि मुझे हिंदी में पढ़ाना शुरू करिए, ये कभी हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इतनी लंबी जर्नी को कंप्लीट किया है और देखा कि भाई जर्नी कंप्लीट करने के बाद अब कहाँ पर हैं, 0 पर हैं, है ना। मास्टर्स करने के, अब कहाँ पर मास्टर्स करने तक कितने लोग हो जाते हैं, 7 साल हो गया ना। 7 साल करने के बाद अब जब बाहर गए और अपने आप को इवैल्यूएट किए तो आप कहाँ पर दिखे, आप 0 पर। समझे बात? कहीं दरभंगा के बच्चों को समझाइएगा ये बात। उसको लगा कि हम बड़े हीरो हैं, लेकिन आप 0 हैं उतर के, क्योंकि आपकी कंपटीशन यहाँ पर दरभंगा में नहीं है, पता है ना। नहीं, दरभंगा लेवल पे है तो कोई बात ही नहीं, तो आप बेस्ट हैं टायर के, उसमें कोई नहीं कर सकता। लेकिन अब जब भी दरभंगा से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, इवन बिहार से बाहर निकलेंगे, अब वो कंपटीशन किससे है, बड़े बड़े खिलाड़ी से है। जब उसको सुनेंगे ना तो क्या करेगा, हवा उड़ा देगा 2 मिनट में टायर के, क्योंकि उसकी कंसेप्ट बिल्कुल रीड आउट है, फाइंड आउट है, बिल्कुल मतलब क्या करता है, क्योंकि जो बिजनेस की भाषा है वो इंग्लिश है, नॉट अ हिंदी। ठीक है, विज्ञान और बिजनेस की भाषा इंग्लिश में दी गई है सारे, क्योंकि इसके जो लिखने वाले बड़े बड़े ऑथर्स हैं सब कौन से हैं। एक राइटर का नाम बता दो जिसकी फेमस बुक हो, जो नेशनल रूप से चलता हो, लगभग नहीं मिलेंगे आप। अभी तो आप बच्चे हैं ना, जब खोज लीजिएगा तो हमको आके बताइएगा सर आप कहे थे, नहीं मिलेगा। जो इंटरनेशनली चलता हो, इंटरनेशनली मतलब ये नहीं कि इंडिया में चलता हो, इंटरनेशनली चलता हो। लेकिन कुछ कुछ ऐसे राइटर हैं जिनकी इंटरनेशनली बुक चल रही हैं, इंडिया भी पढ़ रहा है, चाइना भी पढ़ रहा है, सब पढ़ रहा है। जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट, फिलिप कोटलर, इंग्लिश में लिखे हुए हैं, और उनकी ऐसी इंग्लिश है कि भाई आपको नॉर्मल समझ में नहीं आएगा 3 बार उलटने के बाद। जैसे आई.एम. पांड्या, ठीक है, आई.एम. पांडे जी की इंडिया लेवल पर काफ़ी अच्छी चलती है उनकी, है ना। उसके बाद और भी मतलब इंटरनेशनल राइटर्स हैं बड़े बड़े, अलग अलग फील्ड में लिखे हुए, क्योंकि कंप्लीट कॉमर्स तो कोई लिखेगा नहीं, कोई एक पार्टी लिखेगा ना, कोई बिजनेस इन्वायरमेंट लिखेगा, कोई इंटरनेशनल बिजनेस लिखेगा, कोई फाइनेंस लिखेगा, कोई स्टैटिस्टिक्स लिखेगा। तो जो वर्ल्ड वाइड चलने वाली किताबें बहुत कम हैं इंडियन राइटर की, ना के बराबर। अब मान लो 100 में 2-4 आ भी जाए तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है भाई, 96 तो उसी के हैं। तो वो सारी भाषा क्या लिखी गई, सारी भाषा वो इंग्लिश में लिखे थे। ठीक है, और किसी भी चीज़ को अगर ट्रांसलेट कर देंगे ना तो वो चीज़ें अपने रूप में रहती हैं, लेकिन उसकी थोड़ी रूप अलग हो जाती है। क्या जो आपका स्वभाव है, आप बहुत बदमाश प्रकृति के हैं और आपको कहा कि नहीं आपको सज्जन दिखाना, कितनी देर दिखा पाएंगे, कितने देर? चलो 1 दिन पूरा दिखा दिया, 2 दिन, लेकिन तीसरे दिन क्या होगा, इतना गुस्सा भर जाएगा अंदर में, क्योंकि आप तो बदमाशी का है। आपको क्या कर दिया है, इतने शरीफ के मोहल्ले में बिठा दिया गया है जब बदमाशी नाम की चीज़ ही नहीं है। तो या तो फ्रस्ट्रेट होकर मर जाएगा वो, नहीं तो किसी दूसरे को मार देगा, क्योंकि उसकी उत्तेजना क्या हो रही है, बाहर निकल ही नहीं रही। ये साइकोलॉजी है। अगर आपकी उत्तेजना बाहर ना निकले, अपना जो रूप है आपका उस रूप में नहीं है, तो क्या होंगे, या तो फ्रस्ट्रेट होकर पागल हो जाएंगे, या तो किसी दूसरे को मार देंगे। तो सेम चीज़ है, किसी दूसरे के रूप को अगर बदल देंगे ना तो क्या हो जाएंगी, उसकी गुणवत्ता में कमी आनी निश्चित है, कि चाहे किसी भी तरह से हो, है ना। अब समझे ना प्रैक्टिकलिटी क्या है। अगर आप बदमाश हैं या कोई सज्जन है, उसको बदमाश के मोहल्ला में डाल दिया तो भी पागल होकर मर जाएगा वो, क्योंकि वहाँ सब गाली दे रहा है, बढ़ बढ़ के बड़ा बड़ा सा गाली, सब नए नए गाली का इजाद कर रहा है, कोई फट्टा चला रहा है, कोई गराज चला रहा है, उसमें बेचारा वो सज्जन है, मारा जाएगा बेचारा, मर जाएगा बेचारा। ठीक है, क्योंकि जैसा वो है वैसी तरह के इन्वायरमेंट को खोजता है, और उसकी उत्तेजना अगर बाहर नहीं निकली तो क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी मूलभूत स्वरूप को नहीं बदलनी है, और हमें प्रयास करनी चाहिए कहाँ पर, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, हमेशा ही जो बुढ़वा सब है उसको तो नहीं समझा सकता कि उसको माथा बढ़ चुका है उठाए के,
है ना भाई। मुझसे पढ़ने के लिए मुजफ्फरपुर से लोग आता है, दरभंगा बचाएगा कि इसको क्या आएगा भाई, हिंदी में तो पढ़ाता ही नहीं है। भाई तुम हमें जज नहीं करो, क्या कर रहे हो, अपने आप को जज कर रहे हो। आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पीडीएफ लीजिए, उसकी कंप्लीट है, आप उसको पढ़िए, है ना। क्योंकि मैं बुक कीपिंग को सॉरी क्या कहते हैं, वही खाता है, पुस्तपालन नहीं बोलूँगा मैं, बुक कीपिंग ही बोलूँगा। इतना तो ही चलना है क्या, है ना। हाँ चलिए, इसमें शुरू कर रहे हैं इसके बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ये आपका पूरा कंप्लीट 11 से उठा कर लिया गया है यूसी नेट में, कंप्लीट। और इस 13 के 13 कंसेप्ट का अपना एक मीनिंग है, रूल है ये। और जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं इस रूल्स के हिसाब से होते हैं, है ना। जैसे डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जिसके बेसिस पर क्या निकालते हैं आप, डबल एंट्री सिस्टम। दोनों पक्ष को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, डेबिट को भी और क्रेडिट को भी, कोई भी ट्रांजैक्शंस, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम तो है नहीं, डुअल एंट्री सिस्टम है। उसके बाद आपके क्या है, कंसिस्टेंसी, कि अगर बिजनेस में एक मेथड को फॉलो किया डिप्रिसिएशन निकालने का, अगर मान लीजिए इस बार आपने फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से निकाला, अस्थायी किस्त पद्धति से, तो अगले साल भी क्या निकालनी है, अस्थायी किस्त पद्धति से। मतलब कुछ सालों तक उस मेथड को चलने देना है। यानी कि आज इस साल क्या फिक्स इंस्टॉलमेंट, अगले साल क्या, अगले साल भाई कौन से, डिमिनिशिंग बैलेंस। इससे क्या होगा कि कभी एनालिसिस करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे, है ना, कि हम कैसे यूज़ किए, क्या डिप्रिसिएशन का रेट आया। मतलब जो भी मेथड्स लगा रहे हैं उसको कुछ दिनों तक चलने दीजिए, उसके बाद बदलना है तो बदल सकते हैं, जाकर 4-5 साल चलेगा ना, क्योंकि बिजनेस को फॉरकास्ट करना पड़ता है ना। इस बार क्या था, अगले बार क्या है, उससे अगले साल क्या है, क्या। तो फॉरकास्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेथड एक जैसे रहेंगे तभी फॉरकास्ट कर पाएंगे, है ना। चलो, इसी तरह के लगभग 13 कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़नी है, ये पूरी की पूरी पार्टनरशिप अकाउंट्स। इसमें एनपीओ को हटा दिया, लेकिन हम इस पर एनपीओ को भी जोड़ेंगे, क्योंकि इसको भी काहे छोड़े, इसको भी ले ही लेते हैं एनपीओ। देखिए बिहार के एसटीईटी सिलेबस में है एनपीओ, यहाँ पर कहता है कि 2 चीज़ें, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना तो 2 तरह के बनता है, एक ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब क्या, जो प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो हो गया कौन सा, ट्रेडिंग कंसर्न। क्योंकि प्रॉफिट करने के लिए क्या करेगा, 2 ही चीज़ बेचेगा ना, या तो क्या करेगा, थिंग्स बेचेगा, या तो कौन कौन सी चीज़ बेच सकते हैं, ये भी फिलिप कोटर बताए थे। थिंग्स बेच सकते हैं, सर्विस बेच सकते हैं, नॉलेज बेच सकते हैं, समय बेच सकते हैं। अब कोई मिलने के लिए मतलब एक प्रोग्राम करने के लिए 10 मिनट 1 घंटे का प्रोग्राम करने का 10 लाख रुपए ले रहा है, तो क्या बेच रहा है अपना टाइम। नहीं, इवेंट भी बिकता है, इवेंट जानते हैं ना, कोई जैसे कोई मान लीजिए कोई फंक्शन कर रहे हैं, उसको भी बेच सकते हैं। अब एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, तो पैसा कैसे कमा रहा है, इवेंट को ऑर्गेनाइज करके। कहा कि भाई आप क्या करिए, इवेंट ऑर्गेनाइज कर लीजिए, ऑर्गेनाइज करके दीजिए, आप हमको क्या करेंगे, तुमको पैसा देंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें बिकती हैं, और जो भी बिकेंगी तब क्या हो जाएगा, वो ट्रेडिंग कंसर्न में आ जाता है। और जब ट्रेडिंग कंसर्न में आता है तो फिर क्या हो जाती है वहाँ पर, फाइनल अकाउंट्स बनाना। अब फाइनल अकाउंट्स बनाना है तो वहाँ भी 2 प्रकार के फिर है ट्रेडिंग में भी, कि आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या कहीं से ला के बेच रहे हैं, है ना, 2 तरह का चीज़। अगर आपकी ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेस है तो 2 फिर बात आ जाती है। आपका शुभ नाम, अच्छा। जब ट्रेडिंग वाली बात आती है तभी 2 तरह की चीज़ें आती हैं, कहिए क्या सी, कौन सी, कि या तो वो बिजनेस क्या कर रहा होगा, उस बिजनेस का काम क्या है, लाना, खरीदना और बेचना। एक बिजनेस होता है ना, खरीदना और बेचना। जैसे इसमें कौन सा आएगा, एग्जाम्पल बताओ,
कौन सा दुकानदार? हाँ, जैसे अभी निकलेंगे तो श्यामा प्लाई है, क्या कर रहा है? खरीद रहा है और बेच रहा है। नहीं तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोई है अपनी? नहीं ना, उस कंपनी की है जिससे वो खरीद रहा है। लेकिन ट्रेडिंग कंसर्न में तो दोनों आएंगे, श्यामा प्लाई भी आएगा और वो कंपनी भी आएंगी जिससे वो खरीद रहा है प्लाई। दूसरी आती है ऐसी बिजनेस जो कि ट्रेडिंग में है, लेकिन वो क्या कर रहा है? खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है और फिर सेल आउट कर रहा है। खुद की बनाना, पहले बनाना और फिर बेचना। बिजनेस दो प्रकार से है। नहीं, एक होता है खरीदना और बेचना, एक होता है बनाना बेचना। जैसे कोई समोसा बेच रहा है तो क्या कर रहा है? बना रहा है, बेच रहा है। ठीक है। उसके बाद वो प्लाई वाला जो कंपनी का एग्जांपल देते वो क्या कर रहा है? बना है? नहीं, कंपनी, प्लाई वाली कंपनी बना रहा है फिर बेच रहा है। अब जब बना रहा है और बेच रहा है तब जो उसका फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? एक नया चीज़ जुड़ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, नहीं निर्माण खाता जिसको कहते हैं। उसके बाद उसको हम ट्रेडिंग में लेकर के आते हैं। ठीक है। जब इसकी बात करेंगे बिजनेस खरीदना बेचना की और इसके फाइनल अकाउंट्स की हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या आएगा? यहाँ पर आएगा बाबू इसके कौन कौन सा? ट्रेडिंग, टीए मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी टीए, प्रॉफिट एंड लॉस, पीएल, और किसी चीज़ कौन सी? बीएस ना भाई, बीएस कौन सी? बैलेंस शीट। लेकिन जब बनाना और बेचना के बारे में आएंगे तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, एमए पहले देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग का क्या प्रोसेस है। टीए ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पीएल, और उसके बाद बैलेंस शीट। यही अंतर है दोनों में, है ना? कौन से? ये है ट्रेडिंग कंसर्न, एक होती है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न मतलब एनपीयू, जो कुछ बेच नहीं रहा है, नहीं मतलब जनता के हितार्थ, इसको हिंदी कह सकते हैं, बड़ा सुंदर वर्ड है, नहीं जन कल्याण या जन हितार्थ। हितार्थ मतलब पता है ना? जनहित मतलब क्या? जनता के हित में, हित के अर्थ में क्या कर रहा है? कोई काम कर रहा है। जैसे इसका एग्जाम्पल कौन आएगा? नहीं, एनजीओ, विश्वविद्यालय या जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं, हाँ, वो कैसी है? एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेस है ना। सरकार की क्या है? वो बिजनेस इकाई ही है, एक उपक्रम है, यूनिट है वो गवर्नमेंट की। लेकिन कैसी यूनिट है? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न वाले। अब बोले कैसे? फीस तो हमसे ले ही रहा है, आपसे जितने फीस नहीं लिए हैं उससे आप पर ज़्यादा खर्च कर दिए, है ना? और एक बात और खोल के बताऊं कि जिस दिन आप बहुत पढ़ लिख लिए और कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी कर नहीं पाए मतलब ना नौकरी लगी तो कोई बात नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं लगी, चलो प्राइवेट भी नौकरी नहीं लगी, खुद की भी कुछ नहीं कर पाए, मतलब निठल्ले बैठे हुए हैं, डीलर से क्या कर रहे हैं? राशन जाके ला रहे हैं, खा रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। गाँव लोग करता है ना, ये भी सुबह सुबह उठा होगा, पहले पूरा छिछिया लेगा, पहले 10 बजे तक, फिर घर में आएगा, कन्या को बोलेगा नाश्ता बना, नाश्ता खा लिया, उसके बाद जुगाड़ में लग जाएगा कि कहाँ से किसी को ठग सके, मतलब थोड़े से मैनिपुलेट करके पैसे कमा सके। वो भी एक ट्रिक है, ये सब नहीं कर सकते, है ना? मैनिपुलेट करके पैसे कमा सके। तो क्या करें? अगर ये सब चीज़ में इन्वॉल्व हैं अगर आप, तो क्या करना पता है? आप भी देशद्रोही हैं। वे सोचे हैं इस तरह से? कोई विद्यार्थी खूब अच्छा लिखा, पढ़ा लिखा, ठीक है, और वो कुछ नहीं कर रहा है, तो पता है क्या है? वो देशद्रोही है टायर के, क्योंकि देश ने आप पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है, पता है? अभी तक आते आते हम पर देश ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। आप बोलेंगे कैसे? भाई जो भी आप पर खर्चा किया जा रहा, किसका पैसा है? भारत की जनता का है, भारत का पैसा है ना, किसी की भाई ना मोदी की पैसे है, ना योगी के पैसे है, ना नीतीश कुमार जी के, वो भारत के पैसे हैं। और भारत के पैसे किस पर खर्च किया जा रहा है? आप पर, हम पर, सब पर।
हम कॉलेज ज्वाइन किए, हम स्कूल ज्वाइन किए, सरकारी स्कूल, आपसे फीस ली गई क्या? गवर्नमेंट स्कूल में नहीं ली गई ना। किताबें फ्री, ड्रेसेस फ्री, टीचर की फीस फ्री, सब कुछ फ्री 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 फ्री। लेकिन इस सब का कॉस्ट वहन कौन किया है? सरकार, मतलब भारत जो हमारा राज्य है, उसको राज्य कह सकते हैं, राज्य ने उठाया हमारा। ठीक है, भारत भी गणराज्य है ना। ठीक है, गण मतलब क्या? गणतांत्रिक, जिसकी खुद की संविधान हो, उसको गणतांत्रिक राज्य कहते हैं। तो गणराज्य ने उठाया है। या बिहार ने उठाया, जब ऊपर लेवल गए, हायर एजुकेशन में गए, तो भारत ने उठाया। तो ये सारे खर्च अगर आप पर जोड़ेंगे ना, तो कम से कम हर एक व्यक्ति पर 4 लाख 5 लाख रुपया वही जाता है, मोटा मोटा, अगर थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन बैठ के करिएगा तो। क्योंकि मान लीजिए डिपार्टमेंट ज्वाइन किए, कौन से थे आप? डिपार्टमेंट से थे या सीएम कॉलेज? डिपार्टमेंट से। कितने टीचर लगे हुए हैं वहाँ पर? एक टीचर की वेतन जानते हैं कितने? 2.5 लाख रुपये, 3 लाख रुपये प्रोफेसर की सैलरी। और वैसे कितने स्टाफ, मतलब एक विभाग में करोड़ों रुपए खर्च करती है 1 मंथ में सरकार। कम से कम 1 करोड़ तो, नहीं तो 50 लाख तो निश्चित ही। तो कितने हो गए साल के? 6 करोड़। 2 साल आपने बिताया है ना उस कैंपस में, कितने हो गए? 12 करोड़। कितने बच्चे होते हैं? 120, नहीं 50-60 कैसे हो गए? 120 जो इनरोल्ड हैं 2 साल के लिए जर्नी में। 2 साल की जर्नी में 120 बच्चे को इनरोल किया, अब तो बढ़ा दिया है पता नहीं। तो 120 बच्चों को 120 पे ही कैलकुलेशन करिए तो 12 करोड़ का कितना होता है? मारेंगे हम 10 लाख रुपये पर स्टूडेंट। अरे 12 करोड़ रुपए है। 120 स्टूडेंट भी तो है ना, एक जीरो से 2 जीरो डिवाइड हो जाएगा ना वहाँ पर, लगभग 12 लाख के लम से, मतलब पर स्टूडेंट 12 लाख खर्च किए गए एक पीजी करने के लिए। आपको पीजी पास आउट करवाने के लिए सरकार ने 12 लाख खर्च किया है। और पीजी करने के बाद पता है क्या कहता हूँ कि 12,000 हमको देंगे तो हम क्या कर देंगे, उस 12 लाख की महानता बढ़ जाएगी। 12,000 मतलब यूजी नेट की फीस, ये भी मोटा मोटा इतना ही है सबका। तो क्या हो जाएगी, उस 12 लाख की महानता बढ़ जाएगी। नहीं तो 12 लाख क्या हो गया पता है? पान। अगर कुछ भी नहीं कर पाए तो 12 लाख क्या है? वेस्टेज है, क्योंकि सरकार के ऊपर कुछ भी अर्निंग करके नहीं दिए ना। तो भाई सरकार बोझ नहीं बढ़ा रही है, हम लोग खुद बोझ बढ़ा रहे हैं, पता है। तो अगर मैं कहता हूँ कि कुछ नहीं करना तो मत पढ़ो टायर के। हाँ, कोई कहता है कि हमको कुछ नहीं करना, जैसे 2-3 उसमें भाई सब है गाँव में टायर के, हम एक दिन पूछे कि रे क्या करोगे, तो मम्मी बोले इसको पढ़ाई लिखाई नहीं हम करो, बोलो ही मत, नहीं तो पता नहीं क्या से क्या कर देगा। तो हम बोले तब तो बहुत अच्छी बात है यार, अगर पढ़ाई नहीं भी करा तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम देश का रिसोर्स तो खर्च नहीं कर रहा है ना, अपना सेपरेट अपना एंटिटी बना लिया है, खुद की गाड़ी वाड़ी चला रहा है आराम से, खुद का बिजनेस डेवलप कर रहा है। तो भाई बहुत बड़ा काम कर रहा है वो नॉर्मल इंसान नहीं है, आपसे बेहतर है वो। पता है क्या, जीएसटी पे करेगा कल, टैक्स पे करेगा कल, तो वो जब टैक्स पे करेगा तो उसे दूसरे लोग पढ़ेंगे बैठ करके। तो देश में योगदान दिया ना। और आप मान लीजिए ग्रेजुएशन करके और बोलेंगे कि अरे पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, अरे भाई आपसे ज़्यादा काम कर रहा है, देश के हित में काम कर रहा है ना। देश का खर्चा करवाया अपने ऊपर, देश को क्या कर रहा है, कमा कमा के दे भी रहा है। अच्छा, इसका देश पर खर्चा मतलब देश को रिटर्न कर रहा है ना भाई, जीएसटी हो रही तो देश के पैसा जा रहा है, और वही पैसा क्या रहा है, अलग अलग छात्रों को मिल रहा है पढ़ने के लिए, रोड बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए। तो कम आदमी, कम बड़े लोग थोड़े हैं वो, नहीं, वो जीडीपी में योगदान दे रहा है बिना कुछ इन्वेस्टमेंट किए। एक दिन ऐसे समझा दिए गांव के लोग को, तो पागल हो गया भाई, बात तो सही कह रहा है। प्रैक्टिकली तो सोचिए ना, आपसे बेहतर है तो कभी उसको गाली मत दीजिए। कोई मूर्ख आदमी देखा जो बिजनेसमैन है, हलो चला, लोग उसको क्या करते हैं, ही नहीं, जैसे बाप रे बाप है, अरे हमसे बेहतर है वो। पता है क्या कि देश का एक भी रुपया खर्च अपने पर ना करवा करके क्या कर रहा है, देश में योगदान कर रहा है उतार के, जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, स्कूल नहीं गया, सरकारी खर्च जीरो आई ना, पढ़ाई की खर्च तो उसके ऊपर नहीं लगी, जो सड़क वड़क बढ़ाने में लगा होगा वो अलग बात है, तो कॉमन लग रहा है, ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहा है, योगदान करके सरकार की इनकम को बढ़ा रहा है, योगदान कर रहे हैं। हम और आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो। तो कभी आज से क्या करनी है, किसी को भी हीन नज़र से नहीं देखनी है। कोई दारू पी रहा है तो भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है, पता है ना, बिकॉज यू जस्ट गेन द, क्या कर रहा है, इनकम ऑफ पब्लिक अकाउंट्स, पब्लिक अकाउंट्स के क्या कर रहा है, इनकम को बढ़ा रहा है। तो उसको ही नज़र से मत देखिए भाई। हम और आप नहीं पी रहे हैं क्योंकि पानी पर टैक्स है क्या, बहुत कम मात्रा में, क्योंकि उस पर भर भर के है। तो
जैसे कोई पुड़िया भी खाता है तो हम उसको कुछ नहीं कहते हैं, एक बार कहते हैं कि काहे खा रहे हो भाई, लेकिन बस कह दिए उसके बाद दोबारा नहीं कहते, तभी वो खाता रहे तो खाने दो। क्यों? कम से इनकम तो बढ़ा रहा है ना, कम से कम उसी के पैसे तो स्कूल कॉलेज ये सब बनने में लग रहे हैं। वो जितना चिबाएगा उतना ही टैक्स रेवेन्यू बढ़ती चली जाएगी। देखिए एक बार एज ए टीचर मना कर देता हूँ कि नहीं खाना चाहिए, दूसरी बार खा रहा है तो भाई अच्छी बात है, योगदान कर रहा है देश में। हमारा आप क्या है, बिल्कुल नहीं कर रहे थे, लेकिन हम और आप क्या करेंगे, पढ़ाई करके योगदान करेंगे। ठीक है, मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, अच्छी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, तो वो भी क्या है, ओके देश के हित में काम कर रहा हूँ। जरूरी नहीं कि दारू पीने पर ही क्या होगा देश का हित होगा, या पुड़िया खाने पर भी। तो वो सब नहीं खाना शुरू कर दिए, क्योंकि बोला कि वो तो सिखा दिया, अच्छा काम कर रहा है, करो, है ना। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि राहुल, नहीं तो ये नहीं कि कल से पुड़िया और डालना शुरू कर देना मुंह में कि आप तो बोले थे कि भाई देश में योगदान कर रहे हैं। वो मतलब अलग बात थी, मजाक में था। तो दो चीज़ें आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यहाँ से यहाँ तक कवर करेगा पूरा। तो जो कि आप यहाँ तक पूरा पढ़े हुए हैं, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट एंड पोस्टुलेट्स। इसके बाद ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS, ये भी आप पढ़े हुए हैं। ठीक है, IFRS भी पढ़े हैं 11th में, और क्या पढ़े हैं, अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़े हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़े हैं। ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़े हैं, 4 है ना। AS है, IAS है, इंड AS है। IAS का मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नॉट अ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंड AS का मतलब क्या होता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड उसके बाद क्या है हमारी IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। IFRS कितने हैं, 10 है ना। IFRS 1 to 10 तक, चलिए पढ़ के आइएगा, देखिएगा उसमें। तो ये चीज़ें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके बाद IFRS, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, पार्टनरशिप अकाउंट्स, ये सारे आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पार्ट हैं। क्या समझे, मतलब बचपन से लेकर के कहाँ तक जर्नी करनी है UC नेट वाले को, बचपन तक की जर्नी पूरी करनी है। ठीक, और जब ग्रेजुएशन के बुक्स में आ जाएंगे तो कौन से अकाउंट, जैसे गाड़ी खरीदते हैं ना इंस्टॉलमेंट पर, वो क्या है पता है, हायर परचेज है। एक होता है इंस्टॉलमेंट, एक होता है हायर परचेज। ठीक है, तो हायर परचेज सिस्टम है वहाँ पर। सुनते होंगे कि भाई एक कंपनी है जिसकी अलग अलग जगह ब्रांचेज हैं, तो फिर वो क्या करता है, नॉर्मल अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करता है, उसके लिए क्या है, ब्रांच अकाउंटिंग को फॉलो करता है ना। जो कोल माइंस कंपनियां हैं, बड़े बड़े कोल माइन, जो क्या करता है, कोयलरी निकालती है, तेल ऑयल माइन है, ऑयल निकाल रहा है वहाँ से, ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहा है, वो रॉयल्टी अकाउंट को फॉलो करती है। ठीक है, ये आगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मिलेगा आपको, हम लोगों को पढ़ना है। ये लोग जो 11th में है तो हम इसको समझा रहे हैं क्या क्या, ये सब पूरा कि हम पूरा ख़त्म कर चुके हैं। तो हम बोले कि जब हम अकाउंटिंग पढ़ाएंगे तो तुम लोग बैठे रहना, हम क्वेश्चन पूछेंगे, तुम बताते जाना कि हाँ ये सब पढ़े, तो पता चलेगा ना कि क्या पढ़ा है 1 साल में, कि बस आया है गया है सब कुछ, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। और उसके बाद क्या है, इन्वेंट्री एनालिसिस है, कि हमारा जो स्टॉक है उसको एनालिसिस कैसे करेंगे। इसके बाद डिपार्टमेंटल अकाउंट है। डिपार्टमेंटल अकाउंट क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट से विभागीय लेखे, जैसे अब यूनिवर्सिटी है तो उसके अलग अलग विभाग हैं, है ना। तो ये तो कहीं ना NPO है। अगर मान लीजिए प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आ जाए, जैसे आपका HR डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, सेल्स है, मार्केटिंग है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट नहीं ना है, बहुत सारे हैं ना, यूनिट अलग अलग बने हुए। अब उस अलग अलग डिपार्टमेंट का क्या कर रहा है, वो तोड़ तोड़ के अलग अलग सेपरेट करके क्या बना रहा है, अकाउंट्स बना रहा है, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, है ना। कंसाइनमेंट होता है, सुनते होंगे कि कंसाइनमेंट भेज दिए हैं, सुनिए वर्ड कभी इंटरनेशनल बिजनेस के टर्म्स से, कंसाइनमेंट भेज दिए हैं। कंसाइनमेंट डिलीवर हो गया क्या, फिल्म सब नहीं सुने कभी, नहीं सुने हैं राहुल, नहीं देखते मूवी, 2 4 5 रहता है, अच्छा वो देखो। अब ये नहीं कि लग जाना उसी में। एक दिन हम कह दिए कि इसको कि थोड़ा सा चिल आउट भी करना चाहिए, तो 1 घंटा पड़ता था, 2 घंटा चिल मारता था पहले। तो इसकी जो चचा है वो इकोनॉमिक्स में यहाँ ज्वाइन किए हुए, वो आए दौड़ से, अरे सर से क्या गए, काहे ऐसा करो, तो सर जी बोले हुए हैं। तो वो आए, सर आप बोले हैं कि चिल आउट मारने के लिए इसको, हम बोले कि नहीं चिल करने के लिए तो बोले थे, मतलब बस मतलब नया नया आया था, हम सोचे कि भाई दरभंगा आया है, गांव छोड़ छाड़ करके थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी करनी चाहिए। अब मैंने ये नहीं कहा था कि 1 घंटा पढ़ाई होगा तो 4 घंटा चिल आउट होगा, भाई इतना तो नहीं थकेगा ना, वो ज़्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए।
मुझसे गलती ये होगी कि मुझे रेशियो निर्धारित कर देना चाहिए कि 4 वो तो 2 ये, 2 तो 1, 2:1, ठीक है। आइडियल रेशियो है ना किसका, फिक्स्ड और करंट एसेट्स का। जब आप आइडियल रेशियो पढ़ेंगे तब देखिएगा, ठीक है। आइडियल रेशियो उसका किसका, फिक्स्ड और करंट एसेट्स का। अगर करंट एसेट्स फिक्स 1 है तो फिक्स एसेट कितनी होनी चाहिए, कितने यूनिट में, 2 यूनिट में। मतलब अगर 100 का है तो ये 200 होने चाहिए, तभी आप क्या करेंगे, बिजनेस को रन कर पाएंगे। जो कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में पढ़ते हैं आप फाइनेंस के अंदर टर्म्स है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितनी वर्किंग कैपिटल रखनी चाहिए लोगों को। बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया फिक्स एसेट्स में तो भी गड़बड़ कर दिए ना, क्योंकि उसको आप बेच नहीं सकते हैं। नहीं तो बिकेगा तो क्या करेगा, बहुत कम भाव देगा। क्योंकि आजकल जैसे ही वस्तु निकली, गाड़ी आपने एजेंसी से बाहर निकाला, सीधा उसकी वैल्यू कितनी हो गई पता है, आधा। जब तक वो शीशा के अंदर में है तब तक क्या है, पूरा दाम है। शीशा से एसी से बाहर निकला, क्योंकि एसी का खर्च है ना भाई उस पर। अगर मान लो पूरी एजेंसी में एसी लगी हुई है तो गाड़ी भी तो खूब एसी ले रहा है ना अपना, ठंडा हो रहा है पूरा एकदम। तो बोला जब तक सर एसी में है तब तक इसकी कीमत है, एसी से बाहर हो गई तो इसकी कीमत आधी हो गई, क्योंकि फिक्स एसेट्स हो गया, अब उसका पैसा कहीं नहीं। करंट एसेट्स है, उसमें भी कुछ लिक्विड एसेट्स है। करंट एसेट्स में बहुत लिक्विड एसेट्स, जैसे आपके पास क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, किसी का बिल पड़ा हुआ है, किसी का चेक पड़ा हुआ है। सबसे बड़ा लिक्विड कैश है ना, कि आपके पास 10 लाख का चेक है, आपको ज़रूरत है पैसा का, आप हमारे पास आएगा, सर पैसा का जरूरत है, 10 लाख का चेक। हम बोले बुआ रे देंगे तो पैसा, लेकिन 9 लाख देंगे तो मरता क्या ना करता। क्योंकि चेक पर एक डेट होती है। हम लोग नॉर्मली चेक लिखते हैं तो जा गए सीधे भजा के ले आए, ऐसा नहीं होता है। जब बिजनेस टर्म्स में आते हैं तो आपको जो चेक मिलता है तो उसके टाइम बाउंडेशन होती है कि इस टाइम के बाद ही डालने हैं। और उससे पहले आपने चेक डाल दिया ना और बाउंस हो गए, तो बाउंस अगर चेक होती है तो उसकी सिविल डाउन होती है, तो उल्टे आप पर ही केस कर देगा। सीख लो, थोड़ा सा अकाउंटेंट रहोगे सीख लेना, ये नहीं कि जाकर सीधे जमा कर देना उठा करके। जैसे मैंने किसी बिजनेस को चेक लिख कर दिया, आप वहाँ पर एज ए अकाउंटेंट वर्क कर रहे हैं उठा करके, या हमारे यहाँ ही है, कोई हमको चेक दिया कि सर ये रहा चेक, आपको दे दिए, आप सीधे गए मन में उठा कर जमा कर दिए। जो बैंकर था वो भी पगला, वो भी रख लिया उठा करके, क्योंकि उतना देखा नहीं ढंग से, रख लिया। अब रख लिया तो क्या हो जाता है कि जैसे चेक वहाँ पर जमा होंगी, पैसा है या नहीं पता थोड़े है, उससे हो सकता है कि उस डेट को किसी दूसरे आदमी का चेक वो क्लियर किया होगा उस अकाउंट से, तो पैसा है ही नहीं, आपने चेक डाल दिया, उसकी चेक बाउंस हो जाएंगी। एंड जैसे ही चेक बाउंस्ड होती हैं तो क्या होते हैं, सिविल डाउन होने शुरू होते हैं। मतलब क्या, फ्रॉड। इसका मतलब है फ्रॉड, बैंक माने थी इसको फ्रॉड कहती है उसको। और अगर उसकी सिविल डाउन हुई तो क्या करेगा पता है, पैसा नहीं देगा, आप पर केस करेगा और आपसे वसूल करेगा पैसा। तो ऐसा करियो मत कभी, नहीं तो मालिक बंस कर देगा पूरा बढ़िया से कि काहेला कर दिया भाई, ठीक है। तो सारे लिक्विड एसेट्स। इसके बाद आपकी क्या है, इसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पार्ट है, पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, जिसमें कंपनी के इंट्रोडक्शन पार्ट से लेकर के, जहाँ कंपनी कहाँ से स्टार्ट हुई, लॉ से लेकर के कंपनी फॉर्मेशन, कंपनीज एक्ट 2013, फिर उसके अमेंडमेंट एक्ट से लेकर के कि कंपनी कैसे शेयर को इशू करेंगी। सुनते होंगे आईपीओ जारी हुई है, अभी टाटा आईपीओ जारी कर रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ जारी कर रहा है। एफपीओ जारी होता है, हाँ आईपीओ एफपीओ, तो कैसे शेयर को इशू करेगा, है ना। बाईबैक शेयर क्या है, ये सारे के सारे टर्म्स इसमें है। री इश्यू ऑफ शेयर, फिर से शेयर को री इश्यू कैसे कर सकते हैं। इसके बाद लिक्विडेशन क्या होता है कंपनीज का, जैसे कंपनी लिक्विडेट हो गई मतलब कंपनी बंद करनी है, उसको कहते हैं लिक्विडेशन। कंपनी का समापन हो गया, बोरिया बिस्तर बंद, ठीक है। इसके बाद मर्जर, अमलगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शंस, है ना। एक होता है मर्ज, एक होता है अमलगमेशन। जैसे अब 2 चीज़ मिल करके एक नई चीज़ फॉर्मेट कर दी है ना, 2 चीज़ मिल करके क्या कर दी है, नई चीज़ फॉर्मेट। जैसे क्या है, वीआई अब आया गया ना, पहले क्या था, आइडिया अलग था और वोडाफोन क्या कर रही थी, अलग अलग काम कर रही थी। बाद में मर्जर अमलगमेशन के थ्रू क्या कर दिया है उसने, अपने आप को वीआई कर दिया, वोडाफोन आइडिया। नहीं, तो इसमें भी अलग अलग होते हैं कि जैसे मान लीजिए 2 आदमी मिले तो तीसरे, मतलब जैसे 2 आदमी, एक ए मिला बी मिला, तो कुछ कुछ केस में क्या है कि वो नाम लिखता है ए बी लिमिटेड, ए एंड बी हो जाएगा। अब ए लिमिटेड था, बी लिमिटेड था ना, अब ए बी लिमिटेड हो जाएगा। कुछ केसेस में क्या होते हैं, उससे क्या नाम हो जाते हैं, अब ए बी लिमिटेड खत्म हो गई, उस दोनों मिलकर के बना लिया सी लिमिटेड, एक बिल्कुल नई फ्रेश कंपनी इशू कर दी, जारी कर दी।
या तो अपने नाम को मर्ज कर सकता है, तो वो अमलगमेशन एंड मर्जर के रूल्स पर निर्धारित होती है, कैसे क्या कर रहा है वो, क्या लॉज फॉलो कर रहा है। एक होती है रिकंस्ट्रक्शन, आपको पता चलता है कि कंपनी हमने बहुत बड़ी कर दी है ना, बहुत बड़ी कर दी, मतलब इतने सारे चीज़ों को ऐड ऑन कर दिया है कि जिससे फ़ायदा होने से ज़्यादा क्या हो रहा है पता है, नुकसान। कंपनी में प्रोडक्ट मत जोड़िए, मार्केटिंग क्या कहते हैं कंपनी में, या फाइनेंस क्या कहती हैं, या कोई भी चीज़ कि कोई भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड मत करिए अपने बिजनेस में। जो ही आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको क्या करनी है, हाईली डू से डेवलप करनी है, इंप्रूवमेंट करनी है, R&D मारनी है उस पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्योंकि R&D करते रहेंगे ना तो क्या रहेंगे आप, फुल्ली अपडेटेड। जैसे कल ही नर्मता किया था ना हमने, नेट में अब क्या आ रहे हैं, सीरीज नहीं आ रहा है, AP आ रहा है। तो जस्ट R&D, 3 साल के क्वेश्चन को R&D किया, और इस बार सीरीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, AP पढ़ा रहा हूँ। बिकॉज यू आर नॉट अपडेटेड, यू आर आउटडेटेड। ये बिजनेस है बॉस, यहाँ धीरे धीरे नहीं चलनी होती है। क्या राहुल CA बनने जा रहे हो ना? हाँ, जब वो उसका मार्च में होता है तो डायपर पहन लेता है CA सब, मूतने भी नहीं जाता बाथरूम में। ये सब सही बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो जितने मूतने उठेगा उतने कितनी ऑडिट हो जाएंगे उसकी, और भर भर जाग करके, और फिर जैसे गया है फिर वैसे आया है, फिर गया है उठा करके, है ना। तो लोग देखते हैं भाई CA को, भाई अरे 15 Pro Max है यार उसके पास, नया अपडेट ले लिए। भैया जिसके पास 15 Pro Max है ना, वो रात को कम सोता है भाई, जिसके पास नॉर्मल फ़ोन है ज़्यादा सो रहा है, जिसके पास जितने महंगे गैजेट्स हैं, जितने महंगे चीज़ हैं, वो कम सो रहा है उठा के। क्यों? क्योंकि उसको मैनेज भी तो करना है ना 15 Pro Max को। क्या कि जिसके पास 15 Pro Max है वो क्या है, 16 Pro Max खरीदने की सोच रहा है उठा के। हम और आप ना भाई ये कह देते कि चल ना कोनो बात नहीं, कमा लगे तो की भोग ले रहे हैं उठा के, नहीं, वो आगे की सोच रहा है। तो क्या कर रहा है, आगे जग रहा है धीरे धीरे करके। क्योंकि बिजनेस क्या है, अपडेटेड, नॉट अगर बिजनेस अपडेट नहीं किया अपने आप को तो क्या हो जाएंगे आप, आउटडेटेड हो जाएंगे। और आउटडेटेड हो गए तो क्या हो जाएगा, दूसरे लोग आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस को क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे, पक्का। समझे? हाँ, तो ये रही कंपनी। एंड इसके बाद है आपकी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वैसे समझ रहे हैं ना बात? हाँ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये एस्टेट में 2 पार्ट में बटा हुआ है, कॉस्ट अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। लेकिन यहाँ पर दोनों को सम्मिलित रूप से दिया हुआ है, जिसमें आप पढ़ते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, है ना। क्योंकि भाई बिजनेस में जोड़ी ये भी है कि कॉस्ट आपकी क्या रह रही है, क्योंकि कॉस्ट एक बहुत बड़ा कंपटीशन खड़ा करके देगा आपको उठा के। अब ये नहीं कि कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में इतना कट कर देना कि गुणवत्ता ही खराब कर देना, जहाँ स्टील लग रहा तो वहाँ प्लास्टिक लगा दियो यार, है ना। आपको वो चीज़ें ढूंढनी है कि जिससे क्या कर सकते हैं, गुणवत्ता के साथ साथ उसकी कीमत क्या रहेंगी, कम रहेंगी। नहीं, गुणवत्ता के साथ साथ क्या रहेंगी, उसकी कीमत कम रहनी चाहिए। जैसे मोबाइल और ये जितने भी टेलीफोन गैजेट्स हैं, इंडिया में बनाने, सब इंडिया में असेंबल होता है लेकिन बनता नहीं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। पता है असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग में क्या अंतर है? क्या अंतर बताओ? नहीं, असेंबलिंग का मतलब होता है कि अलग अलग जगहों से क्या किया, रिसोर्सेज को इकट्ठा किया, एक जगह हमने यूनिट बनाई और वहाँ पर सबको पार्ट को कस दिया। इंडिया में सिर्फ कसाई होती है, ऊपर कहते हैं ना वो मेड इन इंडिया, नॉट सो मेड इन इंडिया, दैट्स असेंबल इन इंडिया। और असेंबल वर्ड जब लिखेंगे ना तो पता है क्या हो जाएगा, आधे लोगों को समझ ही नहीं आएगा। तो असेंबल इन इंडिया, नॉट अ मेड इन इंडिया। तो हम वो क्या कर रहे हैं हम, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई क्या है ऐसा जो भाई हम फ़ोन नहीं बना सकते हैं, बताओ। तो बोला इसका सिलिकॉन चिप होता है, जो कि इंडिया खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, दूसरी जगह से खरीदनी पड़ती। अगर हम खुद इस यूनिट को डेवलप कर लें कि हम सिलिकॉन चिप बनाना शुरू कर दें, तो जितने भी गैजेट्स हैं सब क्या हो जाएंगे, अपने आप सस्ते हो जाएंगे। क्योंकि सिलिकॉन चिप काफ़ी महंगी है, जिसको मदरबोर्ड कहते हैं ना, जो चिप लगी होती है जिसमें देखेंगे आप, तो सिलिकॉन चिप से बनी हुई, उसकी जो जितनी भी ICs जुड़े हुए हैं सिलिकॉन चिप पे जुड़ी हुई है, जो कि काफ़ी महंगी है। क्योंकि हम वहाँ खुद बना नहीं पाते, दूसरे देशों से एक्सपोर्ट करना पड़ता है, और खुद एक्सपोर्ट करने में वो बहुत महंगा हमको देता है। हम खुद बनाना शुरू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फ़ोन सस्ती हो जाएंगे। इथेनॉल ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, पेट्रोल पर 42 लाख करोड़ रुपया देश का खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो 42 लाख करोड़ क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे उठा के।
क्या हो जाएंगे? 42 लाख करोड़ बच जाएंगे। हाँ, इथेनॉल बनाने के लिए कुछ ना उसमें तो खर्चा करना ही पड़ेगा, लेकिन उतनी बड़ी जो चीज़ें बाहर जा रही थी, क्योंकि कहते हैं देखिए, जब तक आप अपना पैसा बहुत ज़्यादा दूसरे को दे रहे हैं तब तक आप खुद ही डेवलप्ड कभी नहीं हो सकते। ना समझे? अपना पैसा आप बहुत ज़्यादा दूसरों को दे रहे हैं तो आप डेवलप नहीं कर सकते। तो क्या कहेंगे? सब चीज़ अपने बना लें क्या? ठीक है, मैं कॉमन टर्म बनाता हूँ, आप सब ध्यान से सुनिएगा उठा करके। अभी सबसे ज़्यादा दरभंगा खर्च कर रहा है किस पे पता है? दरभंगा के जितने भी लोग हैं, फूड पे, जो कि वो फूड खुद वो बना भी सकते हैं घर पर। क्यों नहीं बनाते पता है? क्योंकि मोबाइल फ़ोन चलाने से फुर्सत नहीं उठा करके। और वो पैसा क्या कर रहे हैं? आप दूसरों को जाके दे रहे हैं। 3 चीज़ें वहाँ से क्रिएट हो रही है। आपका पैसा जा रहा है, योर मनी हैज़ लॉस्ट। जो दे दिया वो थोड़ी रिटर्न में आएगा। और ऐसा तो नहीं है कि कभी सुने कि पिज़्ज़ा बर्गर खाने से बॉडी वॉडी बन गया एकदम डंबल वंबल मार के, ऐसा हुआ है क्या? नहीं। उसके बाद दूसरे क्या कर रहे हो? आपको खुद वो लॉस कर रहा है हेल्थ इश्यूज को, और फिर आप पैसा किसको जाके दे रहे हैं? डॉक्टर को। वहाँ तक रुका कहाँ है? फिर वहाँ से एक जगह हो रहा है, कहाँ पर? दवा दुकान पर। क्या हो गया? वहाँ फिर पैसा दिया फिर से उसको, किस क्या खरीदने के लिए? दवा खरीदने के लिए। पैसे कितने जगह गए आपके? 3 जगह। अभी भी नहीं गया, अभी और एक जगह है। इतने दिन जो बीमार रहे तो जो काम आप कर रहे थे, मान लीजिए कोई पढ़ा रहा था, कोई मजदूरी कर रहा था, कोई कुछ भी कर रहा था टायर से, उतना पैसा क्या हुआ? मतलब जब मजदूरी नहीं करने जाएंगे तो थोड़े पैसा मिलेगा। हाँ, जो सरकारी विभाग में तो मिल भी जाए, जो प्राइवेट में तो उसको तो नहीं मिलेगा, तो उसकी और लॉस हो गई। तो आपकी बम्पर लॉस हो रही है। एक तो अपना पैसा भी जाके दे रहे हैं अपने अकाउंट से और कमा भी नहीं रहे हैं। देखिए, इन और आउट हो रहा है ना तो टेंशन नहीं होती है, सिर्फ आउट हो रहा है, इन नहीं हो रहे उस मंथ में, टेंशन बढ़ेगी ना। तो आप डेवलप कर पाएंगे कभी नहीं। सबसे ज़्यादा किस पे पैसा बचा सकते हैं? फूड के ऊपर उठा करके। खुद बनाइए ना, मैं खुद भी जाकर बना जिस दिन मुझे कचरी खाने का मन होता है जाकर खुद से बना लिया उठा करके, और बेहतर तरीके से बनाता है। ऐसा नहीं कि बेहतर तरीके से, क्यों? जितने देर फ़ोन पे वेस्ट करूँगा उतने देर खा लेता हूँ उठा करके। ये हेल्थ भी अच्छी करेंगी, मन भी संतुष्ट हो गया और पैसे भी बच गए उठा करके। कि उस दिन जो मैंने सुना ना एक जगह का प्राइस, तो मेरा क्या कहें, पैर तले ज़मीन खिसक गया था थोड़ी देर के लिए। एक बैंगन की कॉस्ट कितनी होती होंगी अभी? कितने रुपए है शायद एक बैंगन? 1 अभी के डेट में 6-7 रुपये, 7 रुपये। अभी थोड़ी महंगी हो गई है, उस दिन पहले थोड़ी सस्ती थी, है ना? तो 2-3 रुपये भी कॉस्ट आता था शायद। 20 रुपये भी बैगन क्या था ना शायद, 20 पे 15। मतलब उस साइज़ के हिसाब से डिफर करता है। मतलब एक नॉर्मल साइज़ होती है, बहुत ना बड़ी होनी चाहिए ना बहुत छोटी होनी चाहिए, नॉर्मल साइज़। तो कितने, एक बैगन की कॉस्ट कितनी होगी? 6 रुपये 7 रुपये, आप ही कमा लेते, तो 7 रुपये मान लें, 7 रुपीज़। उसको वो बेच कितने में पता है? 35 रुपये में। मतलब एक बैंगन को पूरा फ्राई करके आपको खिलाया जाएगा, जस्ट कॉस्ट हैव 35 रुपीज़। और उस बैंगन को खुद से आप बना कर देख लीजिए उठा करके, और सारी चीज़ें एकदम क्वांटिटी में मेजर करेंगे तो आप 15 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते उस पर। 15 मैक्सिमम कॉस्ट जाएगा। जैसे हम सुने 30 रुपये, तो हमको लेके गाड़ी घुमा ले रहे भाई क्योंकि उसका नाम सुन के गए थे, सोच सुने कि बहुत सुंदर बनाता है। तो बोले चल देख लेते हैं, क्योंकि खाने पीने का हमको भी शौक रहता है। हम बोले चल देख लेते हैं कैसा बनाता है, टेस्ट एक बार करके देखेंगे ना, हो सकता है कि इसके टेस्ट में कुछ अलग हो, तो हम जनरेट करके देखेंगे अपने से। जब ये सुने तो हम बोले गाड़ी घुमा रहे भाई, चल अपने घर में बैगन मारेंगे फिर तरेंगे हट करके। क्योंकि हम घर में तो खा लेते, कॉस्ट गिनती नहीं करते ना, उससे ज़्यादा कहेंगे कॉस्ट आप क्या कर रहे हैं, बियर कर रहे हैं। लेकिन वो बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज आप 3 जगह पैसे देने से बिल्कुल बच रहे हैं। ठीक है, तो दूसरे को जब तक पैसा देते रहेंगे तब तक आप डेवलप कभी नहीं हो सकते, कितना भी कमा लीजिए, कितना भी। हाँ, अब जो चीज़ भाई दूसरे से खरीद करके, जैसे अब कपड़ा खरीदना है तो खुद तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं बना सकते हैं, लेकिन वो भी लोग पागल लोग रहता है, बहुत खरीद देता है एक ही बार में, है ना? एक ही बार क्या 50 को खरीद दिया उठा, 2 to 3 भाई, 2 to 3 मतलब 2 से 3 रेगुलर यूजेस के लिए, और एक ऐसे जो कि हम कहीं भी जा सकते हैं। जैसे राहुल जी उसको क्या है कि लोग कहता है कि जितने शादी में जाते हैं तो एक ही जगह से फ़ोटो खिंचवा, एक ही जैकेट पहन के फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो हम बोलो जो लोग बोला है उसको कहीं हमारे पास बुला ना, हम बताते हैं उसको। क्या भैया, अगर एक ही मतलब अगर मान लीजिए कि आप एक ही मतलब एक जैकेट है यही वाला, और वही पहन के मान लीजिए उनके शादी में गए, उनके शादी में, तो लोग क्या करेगा, नकार देगा? नहीं, ये बिल्कुल वाहियात बातें हैं।
सिर्फ हम लोग कलाम जी को खाली मानते हैं ना कि कलाम जी थे वैसे वहाँ पर हैं बैठे, यहाँ भी तो लगे मैंने सिर्फ उनको मानते हैं, फॉलो किए कभी नहीं। जब वो राष्ट्रपति के शपथ लेने गए थे तो 3 ही कपड़ा था उनके पास, और जितने ले गए थे तभी ना महान बने हैं। महान कपड़े पहनने से बन जाते तो सबसे ज़्यादा महान कौन होता है पता है? अंबानी का बेटा सबसे महान होता है ना, उसके पास उससे ज़्यादा पैसा किसी के पास है? और कपड़ा भाई ट्रेंड्स मॉल ही उसी का है, जो चाहे वो ले सकता है उठा के। क्योंकि देखिए जितनी चीज़ें आप अपने अपने गोल से जितनी चीज़ें आप कम रखेंगे उतनी कम। अब देखिए जब तक एक जींस मेरा पूरा गंदा नहीं होता तो दूसरा नहीं उठाते। क्यों? खींचने भी तो कॉस्ट लगता है ना, उतना दिमाग लगाना पड़ेगा उठा के। रहने दो, कोई बात नहीं उठा है ना। अब लोग ट्रोल करने लगा तो ये वाला 3 को खरीद लिए तो बदल बदल के पहनेंगे, तो एक ही काफ़ी था मेरे लिए उठा के, है ना। भाई हमारी गुणवत्ता को देख रहा है ना लोग, आपके कपड़े को थोड़े देख रहा है। और जो कपड़े देखकर जज कर नहीं दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और फ़र्क पड़ना भी आप पर बिल्कुल नहीं चाहिए उठा के। क्योंकि आप कॉस्ट काफ़ी क्या कर रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं उठा के, है ना। उसको फिर धुलना, रखना, आयरन करवाना, बहुत सारी चीज़ें। जितने कम रहेंगे तो टेंशन क्या रहेगा, उतनी कम रहेंगे उठा के, उतनी और किताबें ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि क्या होगा, कॉन्सेप्ट नए नए निकल करके आएंगे। तो हमने उसमें बहुत गुस्सा किया, अरे भाई ये मैटर है क्या? नहीं ना। हाँ सीखिए चीज़ को, ये नहीं कि सुन करके चल दीजिए उठा के, और चल भी दिए तो क्या हो जाएगा, लॉस किसकी होंगी, आप ही की। ठीक है, किसी दूसरे की लॉस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे कॉस्टिंग को बता रहा है कि कॉस्ट बहुत मैटर करता है, और कॉस्ट के दम पर ही आप किसी से क्या कर सकते हैं, कॉम्पीट कर सकते हैं। अब जैसे कोई पहले ही बना रहा है समोसा 10 रुपये, आप भी 10 रुपये बेचने लग जाएंगे तो खरीद लेगा कोई नहीं, क्योंकि उसका तो गुडविल भी तो बना हुआ है कि मनोज भैया को समोसा है चल रहा है, खेवे करवा यार, कि छो दे मनोज भैया। तो आपको ब्रांड्स बनाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, कॉस्ट को या तो कम करनी पड़ेंगी कुछ ना कुछ, या नहीं वही कॉस्ट आप ले रहे हैं तो कुछ इंप्रूव करने पड़ेंगे। एगो पनीर डाल दीजिएगा, लिख दीजिएगा पनीर समोसा, लिख देगा पनीर समोसा। पनीर कितना रहता है पता है उसमें, एगो पीस इतना बड़ा, वो भी हमको लगता है, और पहले इतना बड़ा होता था उसका, फिर छोटा हुआ छोटा हुआ। एक दिन बोले कि वो इतना छोटा कर दीजिएगा कि लेंस लेके ढूंढना पड़ेगी कहाँ है पनीर। ठीक है, तो कॉस्ट की कम रखनी है और गुणवत्ता को क्या करना है, बिल्कुल बढ़िया बना करके। इसके बाद आपकी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। ये है आपकी कौन सी, मैनेजमेंट एनालिसिस का पार्ट है पूरा। मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है कि कैसे मैनेज करना है बिजनेस को। तो उसके लिए वो क्या चेक करता है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है, रेशियो एनालिसिस चेक करता है, फंड फ्लो एनालिसिस चेक करता है, कैश फ्लो चेक करता है वो, कि आपकी बिजनेस की कैश फ्लो कितनी है, इन कितनी है, आउट कितनी है। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके बाद जो हम बोले थे कौन सी आपकी, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, एक अलग तरह की अकाउंटिंग है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग और इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। तो 3 एक्स्ट्रा जुड़ गए ना। तो अब कितने हो गए आपके पास, कितने हो गए आपके पास। एक सबसे पहला जो आप पढ़े हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके बाद टैक्स अकाउंटिंग। ठीक है, टैक्स अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो नॉर्मल जो टैक्स होता है जो कि इंडिविजुअल पे लगते हैं या कॉर्पोरेट टैक्स, उसी में आ जाएंगे। ये 4 पहले से हो गए। इसके बाद कौन से हैं आपके, एचआरए बोले तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। एक व्यक्ति को कंपनी में ज्वाइनिंग से लेकर के उसके रिटायरमेंट तक या बीच में छोड़ने तक की क्या कॉस्ट आई है, ठीक है, और कितना उससे फ़ायदा हुआ है, किसको, ऑर्गेनाइजेशन को, ये चेक करना, इसको कहते हैं एचआरए, है ना। इसके बाद कौन सी है आपकी, इन्फ्लेशन, महंगाई, उसकी भी अकाउंटिंग से चेक कर दी जाती है। होता है ना कि महंगाई दर इतना रहेगा, तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग मेथड से बता दिया जाता है कितनी महंगाई दर रहेंगी, वृद्धि दर, ग्रोथ रेट कितना रहेगा इंडिया का अगले आने वाले दशक में या अगले आने वाले साल में, वो चेक करके पहले। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, कितने पार्ट हो गए, ये सारे लिखो कॉपी पर, इतने पार्ट हैं, लिखिए जल्दी जल्दी, आप ही लोग बोल रहा हूँ, सारे कॉमर्स वाले। अकाउंटिंग हैज़ कितने पार्ट्स, 1 2 3 4 और 3 7, और एक उसमें और लिखना, जीए करके लिखना, गवर्नमेंट अकाउंट्स, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, ये भी लिखना। 8 प्रकार के अकाउंटिंग,
और इतना पढ़ के जिस दिन समझ लिए ना तो पता है क्या हो जाओगे, अकाउंटिंग में पप्पा, कोई छूटेगा ही नहीं उसके बाद। ठीक है, 8 प्रकार के कौन कौन से, आप एफ ए मत लिख लेना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखना। हाँ, एफ ए मत लिखिएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, और आई ए लिखने का मतलब इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग, जिसमें कौन कौन सी गवर्नमेंट अकाउंटिंग में बजट, फिर आने वाला है ना बजट। हाँ, पिछले बार सबको दिया था मैंने बजट, नेट वाले को तो खास करके बजट। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड कर देंगे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में जानेंगे गवर्नमेंट अकाउंट्स में। इसके बाद है आपका हाँ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी को ही बजट कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब 3 चीज़ें होंगी, मॉनेटरी, फिस्कल और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इससे क्या हो जाएगा कि एस्टेट के आपके 1 2 3 4 5 6 यूनिट एक साथ कवर हो जाएंगे डायरेक्ट, और यूनिट नंबर पूरा यूजीसी नेट का 1 यूनिट कवर हो जाएगा पूरा पूरा, है ना। चलिए, इसको हमने टारगेट लिया है कि भाई मैं क्या करता हूँ, जनवरी तक इसको ख़त्म करता हूँ। जनवरी में ये भी और साथ साथ ऑडिटिंग भी, ये भी करूँगा और साथ में ऑडिटिंग भी करूँगा। अकाउंटिंग के साथ ऑडिटिंग भी हमारी चलती रहेंगी सेपरेटली, अलग अलग से। ठीक है, लिख लिए इसको। हाँ, मतलब ये वाला पार्ट ऑडिटिंग वाला, ऑडिट करना मतलब अंकेक्षण करना कि कैसे आपने मेथड्स लगाए हैं, कैलकुलेशन एरर तो नहीं किया है, क्योंकि सीए बनने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस, सीए का काम क्या है, ऑडिट करना, देखना कि सारे मेथड सही से लगे हैं कि नहीं लगे हैं, है ना, कोई जो फॉर्मूला है सही से यूज किया गया है कि नहीं, प्रिंसिपल्स का ध्यान रखा गया है कि नहीं, अर्थमेटिक रूप से सारी चीज़ें सही है या नहीं, तभी ना उतना पैसा लेता है चेक करने का सब कुछ। कह रहा हो हाँ, तो 1 महीना हमारे साथ चिल करिएगा बैठ करके इसमें, जस्ट चिल ढूंढो बेटा जस्ट चिल, ठीक है, और पूरी अकाउंटिंग ख़त्म। ठीक है, पीडीएफ आपके इंग्लिश में भी रहेंगे, हिंदी में भी रहेंगे, आप जिसमें समझ सके उसमें आप नोट्स बना सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं उसको। ठीक है, बाकी मेरा काम है सारे चीज़ों पर एक्सप्लेनेशन, और जो चीज़ आपकी इंक्लूडेड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको बताऊँगा। और 1 महीना पढ़ लिया ना तो पता है क्या हो जाएगा, जो अकाउंटेंसी है ना आपका था वो 12 वाला, उसके सारे जो थ्योरी पार्ट्स हैं वो 1 ही महीने में ख़त्म हो जाएंगे, है ना। और बाकी महीने में क्या करना है पता है, फरवरी से उसका क्वेश्चन बनाना शुरू करना, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है ना, क्योंकि क्वेश्चन बनाओगे तभी तो समझ में आएगा, क्योंकि थ्योरी पार्ट्स क्लियर करने से तो नहीं होगा। तो उसके बाद 1 महीना एनपीओ का, फिर आराम से क्वेश्चन बनाते जाना आराम से, और साथ ही साथ उसमें क्या करनी है 12th वालों को, बिजनेस इकोनॉमिक्स जिसका हो तो वो, बीएसटी साथ ही साथ पढ़ते जाना। तो इस बार मैं खुद ही चेकिंग कर रहा हूँ करके, मेरी नज़र तीनों पर है, पूरा यूजीसी नेट वालों पर भी और हर एक विषय वालों पर भी, खुद ही कि आप पढ़ कितना रहे हैं। जैसे अभी पेपर 1 से बैठा है ना, अभी देखते हैं उसका कल कितना समझा था, सारा क्वेश्चन अभी हैकर निकालेंगे उठार के, क्योंकि आप क्वेश्चंस करिए नहीं तो आराम से जाएगी, क्योंकि यू आर नॉट अप्लाइंग वेल, यू डू नॉट डू, कांट डू नथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते जीवन में अगर आपको अप्लाई करना नहीं होता। ठीक है, चलिए ये थी सिलेबस वैष्णवी जी। कल से आपकी क्लासेस शुरू होंगी 8 बजे से। ठीक है, तो सवेरे सकाल आइएगा, क्योंकि अब के पाठक जी आ गए हैं। ठीक है, तो अगर कल जेआरएफ बन जाएंगे और अगर मान ले जाएंगे थंब लगाने के लिए बाद में, तो क्या करेगा पता है, हाजिरी कट के चला जाता है वाइस चांसलर के पास, और वाइस चांसलर भेज देते हैं सीधे चांसलर जी के पास, तो उस दिन का वेतन खत्म। इसीलिए टाइम, और कॉमर्स की क्लासेस किसी भी कॉलेज में कहाँ होती है पता है, बहुत बड़ी दुख की बात है, सुबह जैसे सुबह न्यूज़ पेपर पढ़नी चाहिए, तो बिजनेस की सारी बातें क्या होनी चाहिए, सुबह में प्लानिंग करना चाहिए। कोई भी कॉलेज दिखा दीजिए जिसमें सुबह में क्लास नहीं हो, लगभग सब में, डिपार्टमेंट को छोड़ करके। 11th 12th की कहाँ क्लास हो रही है, एकदम मॉर्निंग में 7 बजे में, कड़कड़ाती ठंड, जैसा लगता है कि हाथ पैर भी सुन्न हो जाएगा सीधे उठा के। क्यों? क्योंकि अगर सुबह उठ करके बिजनेस पे आप ध्यान नहीं दिए ना, तो पूरा दिन क्या हो जाएगा, खड़ा हो। जैसे बारिश किसी दिन हो गया तो बिजनेसमैन क्या कहता है कि
आए मार्केट डाउन में भाई यार। देखिए रात में वर्षा हो तो खुश होता है कि चल रात में वर्षा हो गया है, दिन भर खूब बढ़िया से चलेगा, फिर रात में जाकर फैल के सोएंगे आराम से उठा करके। लेकिन अगर दिन में बारिश शुरू हो जाए तो क्या करने लगता है, वो रोने लगता है उठ करके। क्यों पता है? क्योंकि पूरा आज का मार्केट खराब हो जाएगा, बारिश में कोई निकलेगा नहीं, सामान परचेजिंग होगी नहीं, तो जैसे ही गल्ला खोला तो वैसी तरह से गल्ला को बंद करके जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कल से 8 बजे, 8 से 9 ऐसा समझिए। बाकी पेपर 1 अभी है, आप रुकिएगा, आप लोग जाइए उठाइए। बहुत आज ज्ञान हो गया है, जाओ आज ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जाओ।